प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा टॉपिक है केंद्र सरकार। इसके अंतर्गत आज हम कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका जिसे अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव, इसका कार्य क्या है? इसके द्वारा विधायिका के द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने का और सामान्य प्रशासन के संचालन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कार्यपालिका के द्वारा। यह सरकार का दूसरा अंग है। यह सरकार का दूसरा अंग है। जैसे कि हमने सरकार के टॉपिक में अध्ययन किया था, सरकार के 3 अंग है। पहला अंग है व्यवस्थापिका, दूसरा अंग है कार्यपालिका और तीसरा अंग है न्यायपालिका। तो आज हम चर्चा करते हैं दूसरे अंग कार्यपालिका की। कार्यपालिका के द्वारा, जैसा कि हमें विदित है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित विधि को लागू करने एवं सामान्य प्रशासन के संचालन का कार्य करती है। अब हमारे सामने प्रश्न उत्पन्न होता है कि कार्यपालिका के अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका के अंग कौन कौन से हैं? अब कार्यपालिका के अंगों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहला अंग है वह है राष्ट्रपति। भारत के महामहिम राष्ट्रपति, इनके पश्चात उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पश्चात प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के पश्चात मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद के बाद हम देखते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी जिसे हम अटॉर्नी जनरल एजी, अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल, जो भारत सरकार का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है, जो न्यायिक मामलों में न्यायालय में सरकार की पैरवी करता है। यह है भारतीय कार्यपालिका के अंग। अब है कार्यपालिका का प्रधान कौन है? कार्यपालिका का प्रधान, हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, वो इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कौन है इसका प्रधान। अब इसके अंतर्गत हम 2 भाग देखते हैं। सबसे पहला भाग है वह है औपचारिक या वैधानिक प्रधान। भारतीय कार्यपालिका का औपचारिक या वैधानिक प्रधान किसे कहा गया है? वह है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका का औपचारिक या वैधानिक, वैधानिक का अर्थ है कानूनी दृष्टि से कार्यपालिका का प्रधान किसे माना गया? राष्ट्रपति। अब हम देखते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था, जो संसदीय शासन व्यवस्था है, वो हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ वास्तविक प्रधान भी पाया जाता है। वो कौन है? वास्तविक प्रधान, वास्तविक प्रधान भारतीय कार्यपालिका का प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद को भारतीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान माना गया।
अब औपचारिक या वैधानिक दृष्टि से कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। तो आज हम राष्ट्रपति विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु है वह है राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में प्रावधान है कि भारतीय संघ का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संघ का एक राष्ट्रपति होगा, ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 52 में। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या, यहाँ जो ये या शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है, या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। अब राष्ट्रपति के अधीनस्थ पदाधिकारी कौन है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये सभी राष्ट्रपति के अधीनस्थ कर्मचारी हैं, सहयोगी हैं, जिनके माध्यम से राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता। तो यह हम कह सकते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 52 संघ का एक राष्ट्रपति होगा, जिसमें कहा गया कि भारत में राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति कानूनी दृष्टि से यानी वैधानिक दृष्टि से भारतीय कार्यपालिका का सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति। भारतीय कार्यपालिका का सर्वोच्च पद किसका है? राष्ट्रपति का। इस प्रकार यदि हम तुलनात्मक रूप से देखें तो हम यह पाते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति उसी तरह है जिस प्रकार ब्रिटिश सम्राट की स्थिति, भारत के राष्ट्रपति व ब्रिटिश सम्राट की स्थिति समान पाई गई। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि राष्ट्रपति, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, क्या योग्यताएं हैं, क्या प्रक्रिया है, इन सभी के बारे में। इससे पहले हम देख लेते हैं वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। महामहिम श्री रामनाथ कोविंद, ये भारत के राष्ट्रपति हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति का वेतन। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए मासिक है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 प्रावधान है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। अब इसके पश्चात हम कह सकते हैं निवास। राष्ट्रपति का निवास राष्ट्रपति भवन में है, जो रायसीना हिल नई दिल्ली में स्थित है। वो राष्ट्रपति का मुख्य आवास माना गया है।
अब इसके पश्चात हम देखते हैं राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। कौन व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति बन सकता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के बारे में चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या है। राष्ट्रपति की योग्यताएं 4 हैं। हम इन्हें क्रम तरीके से समझते हैं। सबसे पहला, भारत का नागरिक हो, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरा, आयु, पैंतीस वर्ष या उससे अधिक आयु की वो प्राप्त कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखे। चौथा, है लाभ का पद धारण न किए। अब लाभ का पद क्या है? लाभ के पद के बारे में संविधान के अनुच्छेद 58 में विस्तार से बताया गया है कि वह व्यक्ति भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान देना कि अगर कोई व्यक्ति केंद्र सरकार में मंत्री है, संसद का सदस्य है, विधानसभा का सदस्य है, राज्यपाल के पद के रूप में कार्यरत है, क्या वो लाभ का पद होगा या नहीं? हम देखते हैं संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुरूप वो पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 4 महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य है तो चुनाव जीतने के बाद से पहले उसे अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। यानी संसद का सदस्य भी या संसद या विधानमंडल का सदस्य भी नहीं रह सकता, क्योंकि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे निर्वाचित हो जाता है, निर्वाचित होने के पश्चात उसे अपना पद त्यागना होगा। अब इसके पश्चात हम आगे देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 अनुच्छेद 54 में प्रावधान है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं निर्वाचन की रीति क्या है? अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होता है। इसके लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल।
राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया गया है। अब ये निर्वाचक मंडल कौन है? निर्वाचक मंडल के अंतर्गत सबसे पहला भाग संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के अंग होंगे। दूसरा, राज्य विधान सभाओं व 70वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम। सत्तरवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम सत्तरवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि हम कह सकते हैं राज्य विधानसभाओं व 70वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर एक निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में मत देते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है। अब है निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है, इस मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का हो गया, कौन उसमें मत दे सकते हैं। इसके पश्चात निर्वाचन की पद्धति का यहाँ हम कह सकते हैं उल्लेख किया जा चुका है। अब निर्वाचन की पद्धति के पश्चात हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में मत का मूल्य निकाला जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ यह गुप्त मतदान पद्धति को अपनाया जाता है और गुप्त मतपत्र। अभी भारत में पिछले कई विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में एक सबसे प्रमुख मुद्दा अपनाया गया था, वो था बैलेट पेपर या जिसे मतपत्र कहा जाता है। भारत में आप सभी ने देखा होगा, पार्षद से लेके गांव के सरपंच से लेकर वार्ड पंच से लेकर इन छोटे से छोटे चुनाव से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक का चुनाव किससे होता है? ईवीएम से। लेकिन भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, उसके चुनाव में मतपत्र बैलेट पेपर का यूज किया जाता है। अब निर्वाचन की पद्धति क्या है? तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि प्रत्येक मतदाता के मत का मूल्य। अब यह मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है? तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं
राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के मत के मूल्य। राज्य विधानसभा, इसके मत का मूल्य कैसे निकाला जाएगा? इसके मत का मूल्य निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अब फॉर्मूला क्या है, ध्यान देना आप। राज्य की जनसंख्या बट्टा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या मल्टीप्लाई, अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से। कई जगह आपने देखा होगा यहाँ मल्टीप्लाई की जगह भाग का निशान भी होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जो मत मूल्य प्राप्त होगा वो एक विधायक के मत का मूल्य होगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात, कई बार बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन कई बार कंपटीशन एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हम किस मतगणना का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है 1971 की जनगणना। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। 1971 की जनगणना को आधार वर्ष माना गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या आधार वर्ष माना गया है? 1971 की जनगणना। ऐसा क्यों? क्योंकि 1971 वो वर्ष है जहां उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जनसंख्या समान रूप से पाई गई, यानी उसमें ज़्यादा अंतर नहीं था। लेकिन अब हम देखते हैं उसके पश्चात की जनगणनाओं में उत्तर भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है और दक्षिण भारत में जनसंख्या में उतनी तेजी से वृद्धि नहीं हुई। तो यहाँ हम कह सकते हैं उत्तर और दक्षिण दोनों भारत के विधानसभाओं के मत के मूल्य में समानता को बनाए रखने के लिए 1971 की जनगणना को आधार वर्ष माना गया है। अब इसके पश्चात हम आगे देखते हैं। ये तो हो गया राज्य की जनसंख्या। वर्तमान में राजस्थान की जनसंख्या के मत का मूल्य है 129। अब इसके पश्चात है संसद सदस्यों की। संसद सदस्यों के मत का मूल्य, एक सांसद के मत का मूल्य क्या होगा, या जिसे हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके लिए सामान्य से नियम, सभी विधानसभाओं के मत मूल्य का योगफल बट्टा सभी विधानसभाओं के, जिसमें राज्य व संघ दोनों क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों के मत के मूल्य का योगफल बट्टा संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। इससे हम क्या प्राप्त करेंगे? इससे हम एक सांसद के मत का मूल्य प्राप्त करेंगे। अब ये तो हो गए मत के मूल्य। मतदान हुआ, मतदान के पश्चात अगला चरण आता है मतगणना। मतगणना राष्ट्रपति के चुनाव में मतगणना किस प्रकार, जैसे मत का मूल्य हो गया, अब इसके पश्चात मतगणना की जाती है। मतगणना में विजेता उम्मीदवार कौन होगा, इसके लिए
एक सूत्र अपनाया गया है जिसे कहा जाता है न्यूनतम कोटा। अब न्यूनतम कोटा क्या है? इसमें दिए गए वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1 बराबर +1, यानी दिए गए वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1 और जो भागफल आता है उस भागफल में 1 जोड़ दिया जाता है, तो वो होगा न्यूनतम कोटा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम कोटा जो उम्मीदवार प्राप्त कर लेता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। अब मतगणना कैसे होती है? मतगणना के अंतर्गत जो मतदाता है वो अपनी पसंद के अनुसार, यहाँ महत्वपूर्ण बात है, पसंद के अनुसार मत देता है। अब सबसे पहले जो भी उम्मीदवार है उनका न्यूनतम कोटा निर्धारित किया जाता है, दिए गए वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1 और जो भागफल आता है उसमें 1 जोड़ा जाता है। तो विजेता बनने के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य है। अब सर्वप्रथम पहली पसंद के मतों की गणना होगी। पहली पसंद के मतों की गणना में यदि उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसे विजेता घोषित किया जाता है। यदि वह पहली पसंद के मतों में अगर न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करता तो द्वितीय पसंद के वोटों की गणना की जाती है। ये प्रक्रिया किस तरह से होती है? अब द्वितीय पसंद के मतों की गणना होगी। द्वितीय पसंद के मतों की गणना में यदि उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसे विजेता घोषित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अभी तक केवल और केवल एक बार चौथे राष्ट्रपति के चुनाव में 1969 चौथा राष्ट्रपति का चुनाव डॉक्टर जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए उनकी मृत्यु हुई, उस समय भारत के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, उन्होंने चौथे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया। उनके सामने प्रत्याशी थे नीलम संजीवा रेड्डी। उस चुनाव के अंतर्गत पहली बार भारत में दूसरी पसंद के मतों की गणना को अपनाया गया और जिसमें श्री वीवी गिरी 14,650 मतों से विजयी हुए। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि मैं आपको मतदान का प्रारूप बता देता हूं, मतपत्र का। ये क्रम संख्या होगी, ये उम्मीदवार, ये हो गई पसंद। ध्यान देना, एक मतदाता राष्ट्रपति के चुनाव में एक मतदाता सभी उम्मीदवारों को मत दे सकता है। कैसे? अभी देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3 उम्मीदवार हैं, यहां देखिए मतदाता X है और उम्मीदवार A, B और C, ये 3 उम्मीदवार। अब मतदाता X आया, उसने B को पहली पसंद का मत दिया, A को दूसरी पसंद का और C को तीसरी पसंद का। अब
मतगणना में सर्वप्रथम हम पहली पसंद के मतों की गणना करेंगे। जो उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। अगर कोई उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त न करे तब दूसरी पसंद, लेकिन दूसरी पसंद की मतगणना के संबंध में भी नियम यह है कि जो सबसे कम, जैसे कि हम देख सकते हैं सी ने सबसे कम मत प्राप्त किए तो सी को मतगणना की प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा और सी को जो दूसरी पसंद के, क्योंकि इसके पहली पसंद के मतों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसने न्यूनतम मत प्राप्त किए, इसे मतगणना की प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा और इसे जो दूसरी पसंद के मत प्राप्त हुए वो मत ए और बी को दिया जाएगा। यह प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कोई उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त न करे। अब इसके पश्चात महाभियोग। महाभियोग सॉरी, इससे पहले एक चीज जो हम बता देते हैं आपको, शपथ जिसे अंग्रेजी में ऑथ कहते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद 60 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीजे यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश अपने पद पर नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो इसे शपथ दिलाता है। अब महाभियोग की प्रक्रिया जिसे इम्पीचमेंट कहा जाता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जिसके अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने वाला सदन, दोनों सदनों में से किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। जो भी सदन प्रस्ताव लाता है उस सदन के 1/4 सदस्यों के उस पे हस्ताक्षर होने चाहिए। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने के पश्चात हम कह सकते हैं कि उस सदन में उस प्रस्ताव पे विचार किया जाएगा एवं 14 दिन बाद, यानी जिस समय प्रस्ताव लाया जाता है उसके 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। 14 दिन बाद वह सदन उस पर विचार करेगा और विचार करने के पश्चात यदि वो सदन अपने विशेष 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास कर लेता है तो वह प्रस्ताव दूसरे सदन को भेजा जाता है। दूसरा सदन उन अभियोगों की स्वयं जांच कर सकता है, इसके लिए किसी समिति की नियुक्ति कर सकता है और यदि वह आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो राष्ट्रपति के विरुद्ध वो सदन अपने 2/3 विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पास कर लेता है तो उस दिन से राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देगा या उसे पद से हटाया जा सकता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात, कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सिक्योरिटी अमाउंट या जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपए, जो कहाँ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI में जमा की जाती है। एवं राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन हो सकता है? आप और हम राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो उम्मीदवार है उसके लिए 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए और ये अनुमोदक आप और हम नहीं बन सकते। कौन बनेगा? जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं। तो अब आज का होमवर्क, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, निर्वाचन पद्धति, व महाभियोग की प्रक्रिया समझाइए।
7 अंक का यह प्रश्न आता है। होमवर्क में राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, निर्वाचन पद्धति, महाभियोग की प्रक्रिया को समझें। धन्यवाद।